और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने बड़ा दावा किया है। इंडिया गठबंधन को 295 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि ये जनता का सर्वे कि 295 से कम सीटें नहीं आएंगे इंडिया गठबंधन। हम सब कल चुनाव आयोग से मिलने के लिए जाएंगे, ये भी कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। हमने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा। तो ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का। तकरीबन 2.5 घंटे चली इंडिया गठबंधन की बैठक और बैठक खत्म होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा। बड़ा दावा किया गया इस बीच इंडिया गठबंधन की तरफ से कि 295 से कम सीटें गठबंधन को नहीं आएंगी। अहम अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। तो अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है और इस बीच आपको तमाम अपडेट भी हम दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन की इस बैठक के बाद आपने देखा तमाम बड़े चेहरे गठबंधन के मौजूद थे इस बैठक में। दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जनता का सर्वे है, हम नहीं कह रहे 295 से कम सीटें नहीं आएंगे इंडिया गठबंधन को। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कल चुनाव आयोग से मिलने के लिए जाएंगे हम सब। हमने चुनाव आयोग से समय मांगा है मिलने के लिए। तो ये बड़ी मीटिंग थी दिल्ली में जो आयोजित की गई थी इंडिया गठबंधन की। तकरीबन 2.5 घंटे मीटिंग चली और मीटिंग के बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि 295 से कम सीटें नहीं मिलेंगी इंडिया गठबंधन को। और मेरे साथ तमाम चर्चाओं के लिए हमारे आउटपुट इनपुट हेड कमल कौशिक भी मौजूद हैं। कमल का रुख करेंगे हम यहाँ। कमल, तमाम सरगर्मियां तेज हैं। आखिरी फेज की वोटिंग भी अपने आखिरी सफर में है और शाम 6 बजे तक वोटिंग का सिलसिला भी बंद हो जाएगा। इस बीच कई अपडेट सामने आए। कमल, इंडिया गठबंधन की काफी अहम बैठक थी जो दिल्ली में अभी पूरी हुई और बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम नहीं कह रहे, ये जनता का अंदाजा है, जनता का सर्वे है कि 295 से कम सीटें इंडिया गठबंधन को नहीं मिलेंगी। खैर, अपने अपने दावे हैं, लेकिन चुनाव आयोग से भी समय मांगा है इंडिया गठबंधन ने कल मुलाकात के लिए। कमल, क्या कहेंगे इस खबर पर? देखिए, सबसे पहले तो मुमताज, अभी सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी है, या यूं कहें कि लगभग पूरे अब 39 मिनट बाकी है जब हम पोल ऑफ एग्जिट पोल्स दिखाएंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि देश के अलग अलग एजेंसीज के एग्जिट पोल क्या है। क्योंकि खबरें अभी तक ये बताना चाहता है कि अलग अलग जो एजेंसीज हैं वो अपनी तरफ से सर्वे क्या कर रहे हैं। अभी सिर्फ हम 6 बजे तक 00000 यही एक आंकड़ा बताने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद जब वोटिंग खत्म हो जाएगी हिमाचल प्रदेश की, उसके बाद हम आंकड़ा धीरे धीरे सामने रखेंगे। किस एजेंसी ने क्या सर्वे किया है, किस चैनल ने किस तरीके से आगे सीटों का आंकड़ा रखा है एनडीए के लिए या फिर आईएनडीए गठबंधन के लिए, इन सवालों का जवाब 6 बजे के बाद जरूर मिलेगा। उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन आपने जिस तरीके से मुमताज बात की है आईएनडीए गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की, अभी हमने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कि लीड कर रहे हैं इस आईएनडीए गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को भी लीड कर रहे हैं, उनकी तरफ से आंकड़ा रखा गया है 295, यानी कि 295 से ज्यादा सीटें आएंगी। मैं उनके बयान को कोट कर रहा हूं यहां पर। हमारी तरफ से कोई एग्जिट पोल नहीं है, हमारी तरफ से कोई आंकड़ा अभी तक नहीं है, क्योंकि अब मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी साधन होते हैं, एनडीए और बीजेपी की बात उन्होंने की है, उनके सर्वे की बात अलग होती है। इधर 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है, लेकिन आईएनडीए गठबंधन को 295 तक का आंकड़ा लग रहा है। अब ऐसे में दावे वाली बात अलग हो जाती है। अब 4 जून की तारीख नजदीक है मुमताज, वो दावे हवाई नहीं चलने वाले। अब सबको मालूम है कि 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी। जो आपने कहा वो अलग बात है, लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने आने वाली है। इसलिए इस तरह के जो बयान अब दिए जा रहे हैं, इन बयानों के बाद क्या होगा? इन बयानों के बाद यह बात होगी कि चर्चा 2 तारीख तक चलेगी, 3 तारीख तक चलेगी, या 4 जून की सुबह 10 बजे तक की चर्चा चलेगी। 10 बजे तक भी देखिएगा आप, जो नेता है वो यही बात कहेंगे। सिर्फ एक ही बात कहते नजर आएंगे मुमताज कि अभी तो देखिए रुझान है, अभी तो रुझान आ रहे हैं, अभी देखिए कुछ हो सकता है, अभी आगे पीछे होगा। और हम भी देखिए तस्वीरें दिखाएंगे उस दौरान की, ये आगे हो रहा है उम्मीदवार, ये पीछे हो रहा है उम्मीदवार, फिर जीत हार का जो एक मार्जिन जो हम कहते हैं कि पता चलता है कितने हजार से या कितने लाख से जीते हैं कौन से उम्मीदवार, इस बात पर चर्चा फिर बाद में होगी और फिर सीटों का आंकड़ा सामने आएगा। और
उन सीटों के आंकड़ों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, क्योंकि मुमताज इस बार का 2024 का इलेक्शन बहुत दिलचस्प है। एक पार्टी, एक अलायंस ऐसा है जो एक आंकड़ा ऐसा बताता है जो चर्चा का विषय बन गया। और यह आंकड़ा अगर आता भी 400 पार का आंकड़ा, बहुत बड़ा आंकड़ा अपने आप में होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात जरूर कही थी, मुमताज आपको याद भी होगी, अगर आप बीच में कुछ कहना चाहते हो तो जरूर कहिएगा इस बात पर। उन्होंने कहा था कि जो हमने आंकड़ा सेट किया वो क्यों किया, उनसे सवाल पूछा गया जी, उनकी तरफ से एक बात जरूर कही गई कि हमने इसलिए आंकड़ा सेट किया है क्योंकि अगर एग्जाम में कोई बच्चा पिछले साल अच्छे अंक लेता है, 80 नंबर लेता है, तो 90 का तो टारगेट रखेगा ना। तो इस तरह से जब हम ये नतीजा दिखा रहे हैं, अभी आपके सामने 2019 के नतीजे हैं, एनडीए की मैं बात कर रहा हूं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की मैं बात कर रहा हूं, इधर कांग्रेस प्लस, पहले यूपीए कांग्रेस हुआ करती थी, आपको याद होगा, और फिर इसे एनडीए गठबंधन बनाकर सभी पार्टियों के साथ रख लिया गया। तो हम सिर्फ अभी 2019 की बात करेंगे, 2024 के बाद 6 बजे के बाद करेंगे। 2019 में देखिए आप 353 तक का आंकड़ा पहुंचा, और कांग्रेस पार्टी की जो हालत है, मैं कहूंगा अगर गलत हो तो हमारे दर्शक भी अपने आप में समझ लेंगे, तो ये कह सकते हैं इतिहास की तरफ नजर दौड़ाएं तो सबसे बुरी हालत 2019 में हुई, कि कांग्रेस पार्टी ने सोचा नहीं था कि इतने ज्यादा सीमित वो हो जाएंगे सीटों के मामले में, और यहां पर विपक्ष के नेता को भी चुनने के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब कुछ 2019 में देखा, इसलिए 353 के आंकड़ों को 400 पार तक पहुंचाने के लक्ष्य बीजेपी और नरेंद्र मोदी नाम के शख्स, जो कि देश के प्रधानमंत्री और एक ब्रांड बन चुके हैं बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी, उन्होंने रखा। ये बात सामने आई है। अब जो एग्जिट पोल आएगा इसमें चर्चा शुरू हो जाएगी, और इसलिए हमने कहा कि एग्जिट पोल का माहौल क्या है। आज यही हमने टैगलाइन दी है दर्शकों के सामने कि आप खबरें बिटक पर एग्जिट पोल का माहौल देखेंगे, कहां पर क्या माहौल बना हुआ है, किस एजेंसी ने क्या सर्वे किया है, किस एजेंसी ने क्या कहा है, कौन से चैनल ने कौन सा एग्जिट पोल के तहत किस पार्टी को कितनी सीटें दी है, ये सब हम बताने वाले हैं, ताकि एक ही जगह दर्शकों को मुमताज सब जानकारी मिल सके। इधर इधर स्विच करने की जरूरत नहीं है। आप आइए खबरें तक देखिए, एक एक जो चीजें हैं आपके सामने होंगी, और जो भी सवाल आपके मन में है वो भी जवाब आपके सामने होगा, ताकि आप ये समझ तो सके कम से कम कि एग्जिट पोल क्या है। और एग्जिट पोल पर चर्चा भी करेंगे मुमताज, हम दर्शकों को तमाम जानकारियां देंगे कि एग्जिट पोल पर भरोसा कितना किया जाए। इतिहास गवाह है कि हमेशा एग्जिट पोल सही साबित भी नहीं होते। इतिहास गवाह है, कई बार कहते हैं कि आम भाषा में, हरियाणा में खासकर जो हमें दर्शक देख पा रहे होंगे, तुक्का, कई बार तुक्का भी लग जाता है। लेकिन सर्वे जो होता है वो सर्वे होता है पर्टिकुलर लोगों के बीच में। मान लीजिए 100 वोटर हैं, उनमें से 10 या 12 वोटर से बातचीत कर लीजिएगा, 7 से 8 वोटर से बातचीत कर लीजिएगा, उस आधार पर एक सर्वे होता है। लेकिन अलग अलग जब एजेंसी का होता है तब एक आंकड़ा जो बनता है, एक एवरेज आंकड़ा बनता है, तो एक अंदाजा हो जाता है। और ऐसा कई बार मुमताज हमने देखा भी है, जब हम इतिहास की नजर गड़ाते हैं इतिहास की तरफ, तब हम ये आंकड़ा देखते हैं कि जब एवरेज एक बात आपको लगती है, मान लीजिए किसी एजेंसी ने अब 350 सीटें दी हैं किसी पार्टी को, दूसरी ने 100 सीटें दी हैं, फिर तीसरी ने 340 दी हैं, उसने 90 सीटें दूसरी पार्टी को दी है, ऐसे करते करते किसी ने 300 आंकड़ा दिया है, दूसरी पार्टी को 80 या 70 आंकड़ा दिया है, तो एक एवरेज हो जाता है। फिर एवरेज के तौर पर हम मान लेते हैं कि 250 से 300 इस पार्टी को, और यहां दूसरी पार्टी को 100 से 130 या 100 से 150, या दूसरी पार्टी को इतने से इतने सीटें, ये एवरेज हो जाता है। इसलिए जब हम बात करते हैं एग्जिट पोल की, तो हम एक अंदाजा लगाते हैं, ताकि 4 जून के नतीजे से पहले एक दिलचस्पी बढ़ जाए, क्योंकि बीच में जो 2 और 3 जून की तारीख है मुमताज, ये बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि जो उम्मीदवार हैं उनके कयामत की रात हो जाती है। 3 तारीख की रात तो हो ही जाती है, लेकिन 2 तारीख का दिन भी हो जाता है जी। आज जब मतदान खत्म होगा, रात की सांस तो लेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत की है, इतनी दौड़ लगाई है। अभी हम बात करेंगे अगर वोटिंग प्रतिशत की, तो हिमाचल प्रदेश में अच्छा वोटिंग प्रतिशत हुआ है, तो अभी ये सोचने लग जाएंगे नेता भी कि इसका फायदा किससे होगा, इसका नुकसान किससे होगा। और हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं मनोज। अभी हम एग्जिट पोल की बात तो करें, 6 बजे के बाद आंकड़ा आपके सामने होगा, लेकिन हमारे साथ वोटिंग पर अपडेट के लिए अभी हिमाचल प्रदेश पर हम नजर गड़ाते हुए वहां दर्शकों के लिए चलते हैं। मुमताज, मनोज धीमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, अभी हम एग्जिट पोल की बात करें, 6 बजे के बाद आपसे जानेंगे भी, आपने बहुत से वोटर से भी बातचीत की होगी, एजेंसीज के सर्वे भी आने बाकी हैं, लेकिन आपसे जानना चाहता हूं अभी वोटिंग प्रतिशत को लेकर अपडेट आपके सामने क्या है? जोश आज हिमाचल प्रदेश के लोगों में देखने को मिला, लेकिन क्या रिकॉर्ड तोड़ जोश था ये? मनोज, ओवर टू यू। बिल्कुल कमल, देखिए जिस तरह से एक उत्साह था मतदाताओं के अंदर, वो देखने को मिला आज। और बहुत बड़ी बात है कि इतनी
ज़्यादा गर्मी में तापमान बहुत ज़्यादा था, उसके बाद भी मतदाता जो हैं वो लगातार डटे रहे। आपने दोपहर को मुझसे जाना भी था, तब महिलाओं से जब बात हुई थी, महिलाओं ने भी कहा कि उनको गर्मी नहीं लग रही क्योंकि मतदान का प्रयोग करने आए हैं। वैसे में अभी 56 से 57% जो मतदान है वो अभी तक जिला कांगड़ा में हो चुका है, क्योंकि अभी अपडेट होना है, अपडेट हुआ नहीं है, लेकिन जो पुराने आंकड़े हमारे पास पहुंचे हैं वो 56 से 57 यानी कि प्रतिशत जो मतदान हुआ है वो हो चुका है। ऐसे में अभी 1 घंटा अभी बाकी है, 1 से सवा घंटा अभी बाकी है मतदान में होने में। सो माफी चाहूँगा, आधे से पौना घंटा जो बाकी है अभी मतदान होने में, और लोग अभी भी निकल रहे हैं। यानी कि जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो लोगों को घर से उठा करके ला रहे हैं, भाई मतदान कीजिए। तो जो लोग रह गए थे उनको भी वहां पर लाया गया है और मतदान अभी भी जारी है। फिलहाल जो ग्रामीण क्षेत्र हैं कमल, शहरों की हम बात करें तो शहरों में ज्यादा मतदाता नहीं होते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र का दायरा काफी ज्यादा बड़ा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर जो है भीड़ देखने को मिलती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी कतारें लगी हुई हैं, यानी कि 20 से 25 लोग लाइने में लगे हुए हैं, क्योंकि जो घरों का काम निपटा कर आए हैं, गर्मी से बचते हुए अब शाम के मौसम वक्त जो है वो घरों से निकले हैं, तो प्रतिशतता भी बढ़ सकती है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मतदान अभी जारी है, अभी आधा या पौना घंटा जो है बचा हुआ वक्त है, उस वक्त में और ज्यादा मतदान हो सकता है। लाइनें लगी हुई अभी भी दिखाई दे रही है मनोज, ये जानना चाहता हूं मैं, जो पिछले चुनाव, क्योंकि अभी हम इसके बाद चर्चा करेंगे 6 बजे के बाद कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो उसका फायदा नुकसान क्या, कम होता है उसका फायदा नुकसान क्या, क्योंकि अभी प्रवक्ता जब दोपहर को हमारे साथ जुड़ रहे थे इस पर भी चर्चा कर रहे थे। मनोज, लाइनें भी दिखाइए और इस पर जानकारी भी दीजिए। वोटिंग परसेंटेज को लेकर काफी दिलचस्पी है, खासकर मेरी तो दिलचस्पी है, मैं जानना चाहता हूं कि वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा क्या सामने आता है। मनोज, कितनी उम्र कितनी है आपकी? 90 साल उम्र है। हाँ। लेट क्यों आए मतदान करने? लेट इसलिए आए कि थोड़ा चलने में, सीढ़ियाँ उतरने में इसलिए कमी होती है ना, तो बेटा आया तो फिर लेके आया। सुबह से बड़ा रश था। अकेले नहीं ना आ सकते, अकेले कैसे नहीं आते, साथ में जो बेटा आया फिर आए। मतदान कर रहे हैं, किया आपने, कितना उत्साह आपके अंदर है? देखो जी, मतदाता यही सोचता है कि कामयाबी हो, वोट डालने इसीलिए आता है कि हम जो अपना वोट डाल रहे हैं ना उसका ठीक प्रयोग हो। आपका क्या नाम है माता जी? प्रेमवती जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी कितनी 88 साल की महिला है। तो कमल देख लीजिए, ये उत्साह अभी भी बरकरार है। 88 और 86 साल के हैं और आप देख सकते हैं कि ये लगातार बरकरार है उत्साह इनके अंदर, यानी कि चल नहीं सकते, बेटा इनका आया है, बेटा इनको लेके आया तो मतदान करके ये वापस जा रहे हैं। तो कमल पूरा दिन इसी तरह से जो है वो यही हाल पूरे जो भी मतदान केंद्र है, इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। और जो बुजुर्ग थे उनमें भी अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। और जैसे इन्होंने कहा कि अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी पौने घंटे का वक्त है, यानी कि आधे घंटे से ज्यादा वक्त है वोटिंग खत्म होने में। लेकिन उससे पहले जैसे ही सूर्यदेव की जो कृपा थी वो बरकरार रही, यानी कि मौसम साफ हुआ, तो ये लोग जो है मतदान करने के लिए पहुंचे। कमल, आज काफी ज्यादा तापमान जो है वो ऊपर था, काफी ज्यादा पारा चढ़ा हुआ था तापमान का, जिससे कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग लोग हैं उनको लाने में मुश्किल हो रही थी और लंबी कतारें थी। तो इसी वजह से देर शाम को ये लोग पहुंचे हैं और मतदान किया है। और इस उम्र के इस पड़ाव में आकर के अगर कहा जा सकता है कि अगर आपके अंदर मतदान करने का जज्बा है तो कोई इन बुजुर्ग लोगों से सीखे कि मतदान किस तरह का होता है, कैसे मतदान करना है। और इस उम्र में आकर के इन्होंने मतदान किया है, तो कहीं ना कहीं कमल हम अभी भी कह रहे हैं कि अगर कोई घर में रह जाता है जिसने मतदान नहीं किया है, तो अपने घर से निकले और मतदान करें, क्योंकि सरकार बनाने में एक एक वोट कीमती है और एक एक वोट जो है वो सरकार बनाने में सक्षम रहता है। तो अगर कोई रह जाता है तो वो भी घर से निकलकर मतदान कर सकता है। और ये आपने तस्वीरें भी देखी और उत्साह इसी तरह से बरकरार है। सुबह 7 बजे से ही लाइन जी मनोज, आपके जरिए हमने लगातार तस्वीरें दिखाई अपने दर्शकों को, और ये पहली बार नहीं है जब आप इतने बुजुर्ग मतदाताओं की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मनोज, सुबह से हिमाचल प्रदेश में, कमल, ये काफी खूबसूरत बात है हिमाचल प्रदेश की कि बहुत उम्रदराज वोटर्स हम देख रहे हैं आज अपने इसी टीवी स्क्रीन पर वोट डालने के लिए पहुंचे। कई तो बहुत बीमार थे, एक शख्स बुजुर्ग भी थे, बीमार भी थे और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे वोट डालने के लिए। तो मुझे लगता है ये हिमाचल प्रदेश की स्ट्रेंथ भी है। मनोज,
बिल्कुल मुमताज, देखिए हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर अक्सर पोलिंग बूथ जो है वो सड़क के किनारे बने होते हैं। कुछ दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ पर पहुंचना मुश्किल होता है, तो उसके लिए जो है वो निर्वाचन आयोग और जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने स्पेशल प्रबंध करके रखे हैं। यानी कि व्हील चेयर यहाँ पर है, अगर कोई दूर से दराज से आता है तो उसको गाड़ी में लाया जा रहा है, उसका मतदान कंप्लीट करवाया जा रहा है, क्योंकि काफी सारे बुजुर्ग हैं जिनको घर से लाने में दिक्कत होती है। जैसे अभी ये मैंने दिखाया, आज जो तस्वीरें आपको दिखाई, ये बुजुर्ग हैं और इनके बेटा घर पे नहीं थे, तो जो जब बेटे घर पे पहुंचे हैं तो वो इनको मतदान केंद्र पर लाया। ऐसे धर्मशाला से ही नहीं बल्कि हर हिस्से से ऐसे बुजुर्गों की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। कई दिव्यांग थे, वो भी ऐसे ही उनको लाया गया है, गाड़ी के माध्यम से लाया गया, उनका मतदान करवाया गया। तो एक बड़ी खुशी की बात होती है मुमताज की, अगर इस तरह का जज्बा वोटर्स के अंदर है और उनको लाने वाले लोगों के अंदर है तो मतदान से कोई भी नहीं चूक सकता। और आज अगर इतना बड़ा पर्व है, इस पर्व से कोई अछूता रह जाता तो शायद उसके मन में टीज रह जाती कि मेरा एक वोट, मैं अपनी सरकार बनाने में वोट नहीं डाल पाया। तो इसी कड़ी के चलते जो जागरूकता दिखाई गई थी निर्वाचन आयोग की तरफ से या जिला प्रशासन की ओर से, जो जागरूकता शिविर लगाए गए थे, वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आए हैं। और ये जो आज मतदाता यानी कि मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, इनको लाने के लिए जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग की अहम भूमिका रही है, जो जागरूकता शिविर लगाए थे। ऐसे में कमल मौसम बिल्कुल सुहाना होता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद 6 बजे जो है वो मतदान खत्म हो जाएगा। यानी कि 6 बजे लास्ट रखा गया है कि अंत में जो 6 बजे के बाद जो है वोटिंग नहीं हो पाएगी। अगर किसी पोलिंग बूथ पर कोई लंबी कतार मिल जाती है या वोट डालने वाले, तो उनको वोट डलवाना ही होगा, वो अंत तक वोट डलवाएंगे, चाहे 7 ही क्यों ना बच जाएं। तो ऐसे में लगातार वोटर्स घरों से भी निकले हैं कमल, और जिस तरह से आपने अपील की थी, जो लोगों से गुजारिश की थी, तो लोगों ने शायद उस गुजारिश पर अमल किया है और अपना मतदान करने के लिए लोग यहाँ पहुंचे। ये देखिए युवा हैं और युवा लोग अभी भी मतदान करने पहुंच रहे हैं। ये देखिए ये युवा लोग जिनके पहली बार या दूसरी बार ये मतदान करने पहुंचे हैं, तो इनको मतदान करवाने के लिए भी लाया जा रहा है और ये मतदान करेंगे। तो कमल, जिस तरह से आज ये एक बड़ा दिन है पूरे हिमाचल के लिए, 7वें चरण का आज अंतिम दिन है, अंतिम चुनाव है, और इसके बाद जो है जो पिटारा है उसमें इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो बंद होती हुई नजर आ रही है। और ये पिटारा 4 जून को खुलेगा, तब पता चलेगा कि आखिर जनता का इस बार मूड क्या था और जनता ने क्या अपडेट लेते रहेंगे हम। मनोज, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पोलिंग बूथ पर लगातार सुबह से ही रिपोर्टिंग करके हम तक तस्वीरें पहुंचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। बस कुछ ही मिनट बाकी है, उसके बाद ये मतदान खत्म होगा, फिर एग्जिट पोल की हम खुलकर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं राव शवाद अली, हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से। उत्तराखंड वो राज्य जहां पर पहले चरण में सबसे पहले वोटिंग हुई और वहां भी मतदान प्रतिशत जो हुआ उस पर हमने चर्चा की थी। एक बार फिर से उसी पर हम चर्चा करेंगे और आपको याद भी दिलाएंगे। मुमताज, हमने ये भी देखा था, राव शफात अली और नासिर हुसैन लगातार रिपोर्टिंग करके हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। उस समय भी हमारी नजर बनी थी, पहला चरण था, इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि लोकसभा चुनाव का पहला चरण आ गया है, पहला चरण आ गया है, उसकी चर्चा खूब हुई। राव शफात अली, क्या आप याद करना चाहेंगे पहले चरण को लेकर क्या खास रहा? और आज जब हम बात करें तो 6 बजे के बाद एग्जिट पोल पर बात करेंगे, उन 5 सीटों की बात करेंगे, उत्तराखंड की 5 सीटों पर कौन आगे कौन पीछे और किसका परिणाम भारी नजर आता है, ये सब कुछ बात होगी 6 बजे के बाद। लेकिन राव शफात अली, मतदान प्रतिशत को लेकर जो आपने पहले भी अपनी तरफ से जो बात कही थी, मैं चाहता हूं दर्शकों के सामने वो बात रखें। क्या वो जो मतदान प्रतिशत था वो उम्मीद के मुताबिक था, या आपको लगता है कि कम हुआ, और कम हुआ तो इसके पीछे का कारण क्या और उसके नफे नुकसान क्या होते हैं और किसके लिए होते हैं? देखिए कमल, अगर 2014 पर नजर डालें तो 55% के करीब मतदान रहा था। उसके बाद 2019 में ये मतदान बढ़ा था, यानी कि 2014 से लेकर के 19 तक के एक उत्साह था वोटर्स के अंदर और खासकर नए वोटर्स के अंदर। तो 5% यानी 60.4% मतदान रहा था 2019 में। और उम्मीद थी इस बार कि जब इस बार 2024 के चुनाव होंगे तो इस बार बहुत ज्यादा उत्साह होगा और मतदान भी बढ़ेगा, लेकिन हुआ उसके उलट बिल्कुल। इस बार का जो मतदान रहा वो 2014-2019 के बीच से भी कम रहा। तो बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, निर्वाचन के आयोग से अपील की गई वोट के लिए, लेकिन ऐसा उत्साह दिखाई नहीं दिया। और इसके पीछे की बहुत सारी वजह है, वो राजनीतिक कारण भी है, वो मौसम को लिहाज से भी कारण हो सकते हैं। दूसरा, उत्साह कम नजर आया। हालांकि जो वोटर्स की संख्या थी, करीब 5.5 लाख नए वोटर्स बने थे, 1,43,000 तो 18 वर्ष की उम्र जो पार कर चुके हैं वो नए वोटर्स थे। और लेकिन उनमें उत्साह दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जब पहले चरण का मतदान था यहाँ पर उस वक्त उत्साह था। सुबह के वक्त में थोड़ी लंबी कतारें नजर आई थी, जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता गया था, 19 अप्रैल को क्योंकि पहले चरण में चुनाव हो रहा था उत्तराखंड में और
एक ही बार में, यहाँ 5 की 5 लोकसभा सीटें, उन पर एक ही बार में चुनाव होना था। तो धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता गया तो धूप बहुत तेज हो गई, मौसम की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए लोग, कुछ पोलिंग बूथ से वापस जाने लगे, कुछ लोग, हमारी बात हुई तो वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो एक बड़ा कारण ये भी रहा। दूसरा, जो युवा थे, युवाओं से हमारी बात हुई है तो युवाओं ने कहा कि मुद्दे चुनाव में नजर नहीं आते हैं, इसलिए वो अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कुछ युवाओं ने कहा कि नहीं, वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, नई सरकार को चुनेंगे। वो एक अलग बात है कि वो काम प्रत्याशी करता है या नहीं करता है, लेकिन सरकार को चुनना उनका हक है और वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा सा युवाओं में कह सकते हैं कि एक वर्ग में उत्साह था, लेकिन 60% से भी कम रहा मतदान। ऐसी उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि ये उम्मीद थी कि 2024 के लोकसभा के चुनाव रहेंगे तो उत्तराखंड में तो ज्यादा मतदान होगा। दूसरा, जो प्रत्याशियों को लेकर के राजनीतिक जो कारण है वो भी मैं जिक्र कर देता हूं। मनपसंद शायद प्रत्याशी नहीं थे, ये भी बहुत बड़ी वजह रही। बीजेपी ने यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कुछ टिकट जो सिटिंग सांसद थे उनके काट दिए गए, शायद इस वजह से कि उनकी फीडबैक अच्छी नहीं थी, वो जनता के बीच में नहीं गए, या एंटी इनकम्बेंसी हो सकती थी। तो इस वजह से 2 बड़े दिग्गजों के टिकट कटे और कांग्रेस ने कुछ नए चेहरों को यहां पर जगह दी थी। हालांकि देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही यहां पर मुकाबला रहता है अमूमन, यहां सपा या बसपा का कोई बहुत बड़ा राजनीतिक वजूद नहीं है। 2004 की बात कर लेते हैं तो जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उत्तराखंड में, तो उस वक्त एक सीट महज सपा के खाते में गई थी, वो सिर्फ एक 2004 का लोकसभा चुनाव था। उसके बाद यहाँ पर सभी सीटें या तो बीजेपी या कांग्रेस के खाते में रही हैं। और 2014 से तो और 2019 में यहाँ बीजेपी ही अपना परचम लहराती रही है। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में मुकाबला बहुत बड़ा था, बहुत पेचीदा था, वोटर साइलेंट थे, वोट प्रतिशत भी कम रहा। अब वोट प्रतिशत कम की बात करते हैं कमल, तो देखिए, कुछ राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जो कम प्रतिशत है ये विपक्ष के हिस्से में ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन अगर दूसरे तर्क की बात करें, सत्ता पक्ष के तर्क की बात करें, तो वो मानते हैं कि ये प्रतिशत जो कम हुआ है ये सत्ता पक्ष के लिए हुआ है और सत्ता पक्ष के फायदे के लिए जाएगा ये जो मत प्रतिशत है। तो अलग अलग तर्क और वितर्क अलग अलग दिए गए, राजनीतिक जानकारों की अलग अलग इसमें राय रही थी। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट क्या मानते हैं यहाँ पर? राशिद अली, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब ज्यादा वोटिंग होती है क्या वो बदलाव के लिए होती है या सत्ता में कोई हो उसी के फायदे के लिए होती है? ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट क्या मानते हैं, राजनीतिक लोगों को छोड़ दिया जाए तो? देखिए, ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं है कि कम प्रतिशत या ज्यादा प्रतिशत किसी एक के फेवर में गया हो, क्योंकि अलग अलग चुनावों पर अगर आप नजर डालें तो ऐसा पक्का नहीं है कि कभी कम प्रतिशत हुआ है तो वो किसी एक पार्टी के पक्ष में गया हो। लेकिन हाँ, 2024 के सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के हित में गया है, ये विपक्ष के पक्ष में गया है। लेकिन एक दूसरे कारण की अगर बात करें, देखिए, वोट प्रतिशत क्योंकि कम होना उत्तराखंड में वाकई चौंका रहा था, क्योंकि पहले चरण में उत्तराखंड में चुनाव था और पहले चरण में मत प्रतिशत कम होने का मकसद आगे जो 7 चरण यानी कि आज का 7वां चरण चल रहा है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि बहुत उत्साह वोटर्स के अंदर नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि सत्ता पक्ष में जो पार्टी है, देखिए, तो वो पार्टी तो आनी है, ऐसा लोगों को शायद लगा। कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि 400 पार तो आ ही रही है बीजेपी। तो हो सकता है कि ये बड़ा कारण रहा हो कि ऐसा भ्रम रहा हो वोटर्स को कि शायद वो जिसको वोट देना चाहते हैं वो तो सत्ता में वापस लौट ही रही है पार्टी। लेकिन यहाँ कमल, जो 5 लोकसभा की सीटें हैं, देखिए, अलग अलग सीटों का अलग अलग समीकरण, राजनीतिक समीकरण और भूगोलीय समीकरण है। यहाँ 5 की 5 लोकसभा सीटों पर एक भी तर्क, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तर्क काम करता हो। हरिद्वार की अलग बात है, पौड़ी की अलग बात है, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये तमाम जितने भी क्षेत्र है इनका भूगोलीय अगर देखा जाए तो वो अलग अलग तरीका है। क्योंकि हरिद्वार में मत प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा और अल्मोड़ा में सबसे कम रहा, क्योंकि हरिद्वार एक बड़ा क्षेत्र है, 14 विधानसभाएं पड़ती हैं, 20 लाख से ज्यादा वोटर्स है। लेकिन वहां माना जाता है, कांग्रेस ये दावा कर रही है कि कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा वोट पड़ा है, जबकि आप थोड़ा नोट कीजिए कि हरिद्वार में मत प्रतिशत ज्यादा रहा है। तो यहां विपक्ष कह रही है कि उसी के पक्ष में वोट ज्यादा रहा है। लेकिन अगर अल्मोड़ा की बात करते हैं, अल्मोड़ा में मत प्रतिशत कम रहा, तो वहां भी विपक्ष कह रही है कि उसके हक में रहा। तो यहाँ ये मानना या इसका तर्क देना मुझे लगता नहीं कि लॉजिक है कोई, क्योंकि जहां ज्यादा पड़ा है वहां भी विपक्ष कह रहे हैं कि उनके पक्ष में है, जहां कम पड़ा है वहां भी विपक्ष कह रही है कि उनके पक्ष में है। बहरहाल नतीजों का इंतजार है, नतीजों के बाद पता चलेगा कि किसके हक में ये मतदान रहा। और मुमताज, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, राशिद अली से आप भी इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आपसे मेरा सवाल है, उम्मीदवार का चेहरा, मोदी फैक्टर
मैनिफेस्टो, मुद्दे, क्या लगता है कौन सा बड़ा फैक्टर साबित होता है वोटर्स के बीच में मुमताज? क्योंकि ये मैं उत्तराखंड के लिहाज से तो राष्ट्रपति अली से जानूंगा, लेकिन आपने भी पूरा अनुभव किया इस इलेक्शन का भी, पहले भी आपने इलेक्शन कवर किए हैं, बहुत कुछ देखा आपने 2014 से लेकर 2024 तक, एक पूरा दशक। कमल देखिए, जब चुनाव की बात होती है ना, तो हर फैक्टर अपने अपने तरीके से काम कर रहा होता है, फिर मिलकर एक नतीजे पर पहुंचता है। नरेंद्र मोदी फैक्टर भी। हाँ, सही कहा आपने। और ये फैक्टर तो पिछले एक दशक से लगातार काम कर ही रहा है देश में। लेकिन इस पर जब सवाल बीजेपी के लोगों से किया जाता है तो वो ये भी कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आप इसी एक फैक्टर पर बात करें, उनका चेहरा तो सामने है ही, लेकिन बाकी चीजें भी मैटर करती है, खुद उनके नेता भी बोलते हैं। लेकिन जब एक वोटर डिसीजन लेता है कमल, जब उसको पोलिंग बूथ पर पहुंचकर ये फैसला करना होता है कि उसे किसको वोट डालना है, तो हर फैक्टर उसके जहन में होता है। ये और बात है कमल कि कोई फैक्टर कम काम करता है, कोई ज्यादा वर्क करता है, कभी कभी उम्मीदवार का चेहरा ही काफी होता है, लेकिन ज्यादातर पार्टी क्या है, पार्टी कौन सी है, जिसके उम्मीदवार को हम वोट देने जा रहे हैं, वो मैटर करती है। इसके अलावा जो पॉलिसीज लेकर आने की बात की जाती है, जो दावे और वादे किए जाते हैं, जो मैनिफेस्टोज में अनाउंस किया जाता है, जो इंतखाबी मंशूर में बताया जाता है पार्टीज और उम्मीदवारों की तरफ से, वो हर एक फैक्टर काम करता है और फिर बड़े पैमाने पर मिलकर एक नतीजे पर वोटर पहुंचता है हर चुनाव में। कमल, बिल्कुल, राष्ट्रपति अली से मैं यही सवाल करूंगा। राष्ट्रपति अली, कौन सा फैक्टर ज्यादा हावी रहा, ज्यादा किस बात की बात हुई, क्या लोगों के जहन में था, कौन सा मुद्दा था? या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का नाम बीजेपी लेकर वोट मांग रही थी और ये बड़ा फैक्टर बीजेपी की तरफ से था? इधर कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो की बात करी थी और अपनी इंडिया गठबंधन की एकता की बात करी थी, संविधान बचाने की बात की जा रही थी। कौन सी बातें ज्यादा सुनने को मिली? कौशिक, देखिए, इसको प्रतिशत में बांट सकते हैं, क्योंकि एक जो वर्ग है, अगर कहें कि 60% वर्ग सिर्फ फेस वैल्यू पर वोट देता है, और इस बार की जो फेस वैल्यू थी वो प्रत्याशियों की कोई वैल्यू नहीं नजर आई। यहां सिर्फ प्रधानमंत्री को लेकर के चर्चा थी। जब हम फील्ड में गए, रिपोर्ट हमने दिखाई, तो उसमें लोग कह रहे थे कि वो सिर्फ जानते हैं प्रत्याशी कौन खड़ा है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, यानी विकास से उनका कोई लेना देना नहीं था। उनके यहाँ सड़क बनी है, बिजली पानी है या नहीं है, ये एक बड़ा प्रतिशत है। यानी 60% लोगों का ये मानना था कि वो फेस वैल्यू को, उसमें चाहे विपक्ष का चेहरा हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई बात कर रहा था, उसमें राहुल गांधी या दूसरे लोगों की भी बात थी। लेकिन एक वर्ग होता है 20% जो चाहता है कि उनका विकास हो, और ये देखिए 20% यानी बहुत छोटा वर्ग है जो चाहता है कि विकास हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ये तमाम चीजें हो। और एक वर्ग चाहता है दोनों, यानी फेस भी हो और इसके साथ साथ जो है वो विकास भी हो। तो ये अलग अलग एक श्रेणी में इसको बांटा जा सकता है। तो अलग अलग लोगों की राय थी यहाँ पर। वो विकास भी चाहते हैं, लेकिन वो बहुत कम प्रतिशत था लोगों का। वो चाहते हैं कि यहाँ पर फेस वैल्यू भी, वो भी कम प्रतिशत था। लेकिन एक बड़ा वर्ग और एक बड़ा प्रतिशत था कि वो सिर्फ फेस वैल्यू पर वोट करना चाहते हैं। और दूसरा इसका एक कारण ये है कि अगर केंद्र में जिसकी सरकार है, अगर उसी के सांसद रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि विकास ज्यादा होगा। तो ये भी लोगों के जहन में रहता है कि केंद्र में जो है, अगर यहां से कोई एक सीट निकल भी जाती है विपक्ष की, तो वो उनके काम नहीं आ पाएगी। तो एक बड़ा कारण ये भी है। और अगर यहाँ अलायंस की बात करें तो बहुत बड़ा असर नहीं था। देखिए, यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस की हमेशा से टक्कर होती रही है। यहाँ पर बसपा ने अपने 5 प्रत्याशी उतारे। यहाँ जो इंडिया अलायंस का एक रूप था वो उत्तराखंड में नजर नहीं आया। यहाँ सपा का कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है। सपा का जो प्रत्याशी यहाँ खड़ा होता है वो जीतता नहीं, जमानत भी जब्त हो जाती है। तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही हमेशा से मुकाबला होता है। और ये जनता के जहन में है कि हमेशा यहाँ बीजेपी और कांग्रेस यानी जो नेशनल पार्टी है उन्हीं को वोट दिया जाएगा। तो जो इंडिया अलायंस था उसका बहुत बड़ा रूप उत्तराखंड में देखने को नहीं मिला, क्योंकि सपा का कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि वो तो इंडिया अलायंस के साथ था। लेकिन हाँ, बसपा के 5 प्रत्याशी खड़े हुए थे और बसपा ने कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन इस लोकसभा के चुनाव में नहीं दिखाया। बहुत अच्छे चेहरे बसपा के पास नहीं थे। इसके अपोजिट अगर देखें तो कांग्रेस के पास भी कुछ सीटों पर राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चेहरे बहुत अच्छे नहीं थे। कुछ नए चेहरों को कांग्रेस ने उतार दिया, टिकट देने में बहुत गलती की। लेकिन जैसे जैसे चुनाव होता गया, यानी पहला चरण बीत गया, मतदान हो गया, उसके बाद चर्चा उत्तराखंड में हुई कि अगर कांग्रेस चाहती तो बड़े चेहरों को चुनाव लड़ा सकती थी, यहाँ पर चुनौती बड़ी दे सकती थी बीजेपी को। लेकिन ये सब मतदान के बाद की चर्चा है। उससे पहले यहाँ कांग्रेस का टिकट लेने के लिए देखा कि कोई लेने को तैयार नहीं था। बड़े बड़े दिग्गज टिकट से पीछे हट रहे थे। लेकिन जब चुनाव हुआ उसके बाद पता चला कि मुकाबला कड़ा था और कांग्रेस ने कहीं गलती की।
राशफात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए, बेहद शुक्रिया आपका। कमल, चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। हमारे तमाम सीनियर साथी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे वक्फे पर एक एक करके। इस बीच एक रिपोर्ट दिखाएंगे कमल हम अपने दर्शकों को, और बता दें ये तफसील से कि देश में सत्ता के महासंग्राम के लिए मतदान पूरा हो चुका है और अब वक्त है उन नतीजों का जो देश की तमाम पार्टियों की सियासी किस्मत को तय करने वाले। ऐसे में नतीजों से पहले नेताओं की अपनी अपनी भविष्यवाणियां भी हैं और अपने अपने तर्क हैं। हरियाणा में भी बीजेपी सभी सीटों को जीतने का दम भर रही है। उधर कांग्रेस भी इस बार बीजेपी के 10 सीटों के जीतने के मिथक को तोड़कर अपनी नई सियासी किस्मत लिखने का दावा कर रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कुछ ही दिन के बाद देश की सबसे बड़ी सियासी लड़ाई का सबसे बड़ा नतीजा आने वाला है। एक ऐसा नतीजा जो देश की दिशा को तय करने के साथ साथ कई पार्टियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगा। 4 जून दोपहर तक 2024 के लोकसभा चुनाव की लगभग पूरी पिक्चर क्लियर होगी, लेकिन नतीजों से पहले जीत के दावों का शोर तेज है। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। इसीलिए 2 बार पढ़ा मैं। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और हम सभी मिलकर यूपीए 1 और यूपीए के तर्ज पर इस देश को एक इंक्लूसिव, नेशनलिस्टिक, डेवलपमेंटल सरकार देंगे और सभी को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मगर देवरिया वालों, आपका काम पूरा नहीं हुआ। 6ठा और 7वां चरण मोदी जी को 400 पार कराने का चरण है। मैं अभी से कह देता हूं, देवरिया वालों, 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। अरे राहुल बाबा, ये नाचना ना आए, आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भाई, ऐसी बात। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर हरियाणा तक एनडीए 400 पार और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का दावा कर रहा है। हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान के बाद अब नतीजों का इंतजार है, लेकिन उससे पहले पार्टियां अपने अपने स्तर पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर अपनी अपनी सीटों का आकलन बैठाना शुरू कर चुके हैं। हरियाणा बीजेपी की ओर से सभी सीटों को लेकर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में जिला अध्यक्षों की मीटिंग के दौरान मतदान को लेकर जिला अध्यक्षों से फीडबैक लिया गया। बीजेपी की ओर से हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों को जीतने का दावा किया जा रहा है। हमारा जो आईना है वो पूरे देश के सामने आने वाला है, लेकिन जहां तक मैं ये मानता हूं कि जिस निष्पक्षता के साथ सरकार ने काम किया और जिस गति के साथ काम किया, तो मैं समझता हूं कि पहली सरकारों के मुकाबले में बहुत तेज गति से काम किया और बहुत ही निष्पक्षता से काम किया। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। हरियाणा में 10 में से 11 जीतेंगे, 10 लोकसभा की, और एक जहां पर नायब सैनी जी विधायक का चुनाव लड़ रहे करनाल से, हम वो भी जीतेंगे। बिल्कुल सफल होगा। 4 तारीख को पता लग जाएगा कि अगर कहा है और हमारे नेताओं ने जिस ढंग से चुनाव को लड़ा है, जितनी मेहनत लगाई है, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि 400 प्लस ना हो। कांग्रेस ने भी अपने स्तर पर मंथन कर ये दावा किया है कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। 4 जून को नतीजे भी कांग्रेस के पक्ष में होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो क्लीन स्वीप करने का दावा तक कर दिया। मैं गया और जो लोगों का रुझान देख रहे हैं, उसके तरफ से साफ नजर आ रहा है कि लोगों का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है
और उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ उसके आधार पे कि क्लीन स्वीप भी हो सकती है। नारा तो बहुत आसान लगा ना, यहाँ भी हरियाणा में तो 75 पार लगाया था नारा, क्या हुआ? आधी आई। कह चुका हूँ 400 पार नारा, वो तो सबका प्रेरोगेटिव है, अपनी अपनी पार्टी के उसकी वो है, कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन असलियत ये है कि साउथ में तो साफ है, नॉर्थ में बीजेपी हाफ है, बीजेपी का गिर गया ग्राफ है। नतीजों से पहले दावों का शोर जोर शोर से है, लेकिन देखना होगा कि 4 जून को नतीजे किसके पक्ष में रहते हैं, किसे हार का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। और अब बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण है आज, और अंतिम चरण में 57 लोकसभा सीटों पर 5 बजे तक 58.34% मतदान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में अब तक सबसे ज्यादा 69.79% वोटिंग हुई है। हिमाचल प्रदेश में 66.56% मतदान हुआ है। झारखंड में 5 बजे तक 67.95% वोटिंग हुई, और बिहार में अभी तक सबसे कम वोटिंग फीसद नजर आ रहा है। 48.86% मतदान हुआ है बस बिहार। ये 5 बजे तक का वोटिंग फीसद है जो अलग अलग राज्यों में आपको बता रहे हैं। इसके बाद अब वैसे तो वोटिंग का सिलसिला खत्म होने ही वाला है चंद मिनट में। ये वोटिंग खत्म होने से 1 घंटे पहले का प्रतिशत है जो आपको बता रहे हैं अलग अलग राज्यों में, और चंद ही मिनट बाद आखिरी पड़ाव की वोटिंग का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। तो लोकसभा चुनाव के महापर्व पर महा कवरेज हमारी लगातार जारी है।